लखनऊ में यूपी एनडीए विधायकों ने की बड़ी बैठक। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई हाई लेवल मीटिंग। मॉनसून सत्र से पहले एनडीए की रणनीति पर मंथन। दिल्ली में पप्पू यादव पर हमले के बाद पप्पू यादव ने कहा, मेरी हत्या की कोशिश हो रही है, मेरी हत्या की कोशिश हो रही है, मुझे जान से मारने की कोशिश हो रही है। पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बवाल के बाद कहा, मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। सड़कों पर उतरे छात्र। सीएम सोरेन के खिलाफ CSSC और CJSCP परीक्षा को लेकर के छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी। रांची के सड़कों पर छात्र आंदोलन तेज। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के आपदा कर्मियों को दी बड़ी सौगात। 100% बढ़ेगा मानदेय। आपदा कर्मियों को दिल्ली सरकार ने दी बड़ी सौगात। और 27 रण में टीम धामी का मंथन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी पदाधिकारियों को दिए समन्वय के निर्देश। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजनाओं को धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी सभी की है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्तिवन सिंह। बुलेटिन शुरुआत करते हैं। मानसून की बारिश के साथ अब सियासत का तापमान भी बढ़ने लगा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र कल से शुरू हो रहा है और उससे पहले राजधानी लखनऊ में राजनीतिक गतिविधियां पूरे चरम पर रही। सत्ता पक्ष ने रणनीति को धार दी है तो विपक्ष भी सरकार को घेरने की तैयारी में जुटा है। वहीं आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में सभी दलों से लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन करते हुए जनहित के मुद्दों पर सार्थक और स्वस्थ चर्चा करने की अपील की है। सीएम योगी ने कहा कि सदन बहस का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक मंच है और सकारात्मक संवाद से ही विकास की गति को नई दिशा मिलती है। उन्होंने सभी दलों से सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की भी अपील की है। बता दें, उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र कल से शुरू हो रहा है। उधर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने भी सदन की गरिमा बनाए रखने और जनहित के मुद्दों पर गंभीर चर्चा के लिए सहयोग का भरोसा दिया। वहीं दूसरी तरफ लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में एनडीए विधायकों की अहम बैठक हुई है, जिसमें बीजेपी और सहयोगी दलों के सभी विधायक शामिल हुए। इस बैठक में मानसून सत्र के दौरान सरकार की रणनीति, विपक्ष के संभावित सवालों का जवाब और सदन के भीतर समन्वय को लेकर के विस्तार से मंथन किया गया। अब सबकी निगाहें कल से शुरू होने वाले विधानसभा मानसून सत्र पर हैं, जहां जनहित के मुद्दे, कानून व्यवस्था, विकास, किसानों, युवाओं और प्रदेश से जुड़े कई अहम सवाल सदन में गूंजेंगे। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि लोकतंत्र का ये सबसे बड़ा मंच संवाद का साक्षी बनता है या फिर सियासी टकराव का अखाड़ा। तो देखिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र कल से शुरू हो रहा है। अनुपूरक बजट भी आना है, सप्लीमेंट्री बजट भी आएगा। इसमें 4 दिन का यह मानसून सत्र है। जरा क्रोनोलॉजी समझा देते हैं आपको। पहले दिन क्या होगा, देखिए, पहले दिन केवल शोक प्रस्ताव होगा, यानी कि कल 3 अगस्त को। 4 अगस्त को 2026-27 के लिए अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी, जो सप्लीमेंट्री बजट आनी है। सप्लीमेंट्री बजट आपको पता ही है कि किसी विभाग को अगर बजट की कमी होती है तो इसमें उसकी पूर्ति की जाती है सप्लीमेंट्री बजट में। 5 अगस्त को क्या होगा, देखिए, कई महत्वपूर्ण विषयों पर विधेयक पेश होंगे, नए विधेयक पेश होंगे। और अब 6 अगस्त जो आखिरी दिन होगा, अनुपूरक बजट पर चर्चा और वोटिंग होगी। इन 4 दिनों के सत्र पर अब अखिलेश यादव समेत विपक्षी दलों ने जमकर निशाना साधा है कि आखिरकार ये 4 दिन आखिरकार क्यों, इतना कम समय अवधि क्यों, विधानसभा का मानसून सत्र इतने कम दिनों के लिए क्यों? क्योंकि सरकार ये नहीं चाहती है कि विस्तार से चर्चा हो। और चलिए
हमारे साथ हमारे सहयोगी रमन मिश्रा जुड़ गए हैं इसी खबर पर जानकारी के साथ। रमन, बताइए जरा, कल से शुरुआत होगी मॉनसून सत्र की, दोनों तरफ से अपनी अपनी तैयारियां हैं। आज हमने देखा कि सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, मुख्यमंत्री की तरफ से सतीश महाना थे विधानसभा अध्यक्ष। क्या कुछ चर्चा हुई है रमन? कल से मानसून सत्र शुरू हो रहा है, जिसमें अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा, उस पर चर्चा भी होगी और कई अहम जो प्रस्ताव हैं वो मंजूर होने की भी जो बात है वो सामने आ रही है, जो कि पेश होगा पहले सदन में, उसके बाद पास होगा। आपको बता दें कि मानसून सत्र को लेकर आज जो पूरा दिन था वो चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सब अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए थे। सबसे पहले तो विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने सभी दलों से एक अपील की कि जो चर्चा होनी चाहिए विधानसभा में वो पॉजिटिव होनी चाहिए और जनहित के मुद्दों पर होनी चाहिए, अनायास के मुद्दों से बचना चाहिए। वहीं उसके बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आवास पर सचेतकों और मुख्य सचेतक के साथ में भी बैठक की और साथ में एनडीए के जो दल हैं उनके साथ भी बैठक की, किस तरीके से सदन को चलाना है, जिससे कि जनता के जो काम है वो उस पर बात हो पाए। वहीं पर विपक्ष ने इल्जाम लगाया कि ये सदन है 4 दिन का नहीं, ज्यादा दिनों का चलना चाहिए, कि 4 दिन में पहले दिन को अगर छोड़ दिया जाए जो कॉन्डोलेंस डे के रूप में खत्म हो जाता है, तो 3 दिन में पर इतना बड़ा प्रदेश है उसमें सारी बातें नहीं रखी जा सकती हैं। वहीं पर अखिलेश यादव ने भी बैठक की समाजवादी पार्टी कार्यालय में और अपने विधायकों के साथ में रणनीति बनाई, किस तरीके से सरकार को घेरना है, कौन कौन से मुद्दे ऐसे रहेंगे जिस पर सरकार को पिंच करना है। हालांकि आपको बता दें कि कल की सुबह बड़ा विशेष रहने वाली है। देखना होगा कि जो विपक्ष है सरकार को इन मुद्दों पर घेरने की तैयारी में लगा हुआ। राम मंदिर चंदा चोरी मामला इन दिनों सबसे सुर्खियों में है और समाजवादी पार्टी लगातार उस मुद्दे को उठा रही है, लेकिन अब सरकार अभी तक डिफेंड करती आई ये मुद्दा, लेकिन कल सदन में कैसे डिफेंड करेगी ये देखना दिलचस्प होगा। रमन, लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि चला चली वाला सत्र है ये, और उन्होंने एक नया नारा दे दिया है कि भाजपा सरकार जाएगी और फिर कभी नहीं आएगी। ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। इतना कॉन्फिडेंस कैसे अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को? देखिए, समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी, उसके नेता है, तो निश्चित तौर पे उनको लग रहा है कि उनको जल्दी चुनाव आए और नतीजे आए तो उनकी सरकार बन जाए। और निश्चित तौर पे विपक्ष के नेता हैं तो लगातार ऐसी बातें और ऐसे स्लोगन, ऐसे नारे वो लिखते रहते हैं, लेकिन सरकार की जो नीति और रणनीति है वो अभी इस दिशा में चल रही है। उससे 2027 का जो चुनाव है वो अभी बहुत ही महासमर की तरह होने वाला है। वही अखिलेश यादव को जिस तरीके से लगता है, क्योंकि आए दिन सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें वायरल होती हैं, कुछ वीडियो वायरल होते हैं और उसी को माना जा रहा है कि जनता जो है वो सरकार से नाखुश है। लेकिन सरकार का दावा है कि चाहे किसान हो, नौजवान हो, गरीब हो, दलित हो, हर व्यक्ति के लिए किसी न किसी योजना से उसको जोड़ा गया है। उसके कारण से जो भाजपा सरकार है वो तीसरी बार सूबे में बनेगी और यही कारण भी है कि अनुपूरक बजट में ध्यान भी रखा जाएगा कि कौन से ऐसे विभाग हैं जो जनहित से जुड़े हुए हैं और उनमें स्पेशल फंड दिया जाए जिससे कि जनता को सीधा लाभ हो। बजट का मतलब यही होता है कि अगर किसी विभाग को बजट कमी हो तो उसमें उसकी पूर्ति की जाए, लेकिन सब सकारात्मक हो, इसी की अपेक्षा के साथ आज सर्वदलीय बैठक भी हुई है। प्रदेश की जनता की भी अपेक्षा यही है कि सब कुछ चर्चा जो है वो एकदम पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो। रमन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। फिलहाल लेकिन कल से सबकी नज़र है सप्लीमेंट्री बजट पर, मानसून सत्र पर। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है जो बता दें, पप्पू यादव के घर पर हंगामा हो गया है। पप्पू यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा हुआ है। हंगामा कर रहे युवक के साथ मारपीट की है पप्पू यादव के समर्थकों ने, उनके कार्यकर्ताओं ने। पप्पू यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बवाल हो गया है। पप्पू यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली में आप देखिए किस तरह से बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह हंगामा हो गया। हंगामे के बाद पप्पू यादव ने बयान दिया,
कहा उन्होंने कि मेरी हत्या की कोशिश हो रही है, मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है, लेकिन सनातन को बचाने के लिए 100 बार कुर्बान होना पड़े मुझे तो मैं कुर्बान होने के लिए तैयार हूं। पप्पू यादव कह रहे हैं कि मुझे मारने की कोशिश। ये देखिए जरा, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे पप्पू यादव, बीच में ये देखिए बीच में किस तरह से हंगामे की तस्वीरों ने एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। पप्पू यादव को बीच में चप्पल मारी गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में इस युवक के द्वारा, जिसके बाद उनके समर्थकों ने उस युवक को पकड़ लिया और उसके बाद उसको पीटने लगे, जिसके बाद पप्पू यादव ने कहा कि मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है और कोशिश की जा रही है। स्नेह हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ इसी खबर पर। स्नेह कमल, स्नेह बताइए जरा क्या स्थिति है? पप्पू यादव कह रहे हैं मुझे जान से मारने की धमकी दी गई है। जांच हुआ कि कौन था ये जो इस तरीके से हंगामा यहाँ पर खड़ा करने के लिए जो शख्स जो पहुंचा हुआ था, पहचान हुई है उसकी? स्नेह आवाज मिल पा रही है? चलिए, स्नेह से संपर्क नहीं हो पा रहा, शायद तकनीक काफी वजह से। स्नेह के पास जाऊंगा मैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें पप्पू यादव ने जो बयान दिया है, पप्पू यादव कह रहे हैं कि मुझे जान से मारने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं डरूंगा नहीं, मैं रुकूंगा नहीं। स्नेह हमारे साथ जुड़ गए एक बार फिर से। स्नेह, अभी क्या स्थिति है? इस युवक की पहचान हो पाई है स्नेह? बिल्कुल कीर्तिमान के सर से आज जो है बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव अपने वार्ता के दौरान उन पर जो हमले की कोशिश हुई तो उसको लेकर पप्पू यादव ने कहा कि उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई थी। हालांकि ये घटना करने के दौरान पप्पू यादव आज अपने आवास पर प्रेस वार्ता के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति चाकू लेकर वहां पहुंचा। मौके पर उनके निजी सुरक्षा कर्मी से उन्हें तत्परता दिखाते हुए तुरंत पकड़ लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के साथ जो निजी सुरक्षा कर्मी थे संदिग्ध की धुलाई करते उसे मार्ग पुलिस के हवाले कर दिया। घटना के समय संदिग्ध के पास से चाकू बरामद हुई है। इसकी वीडियो जो है फिलहाल पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है आरोपी कौन है, उसका असली मकसद क्या था। घटना के बाद पप्पू यादव ने दावा किया कि उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई। उन्हें कहा गया कि मुझे मारने की कोशिश की, कुछ बाबा लोग रोज कहते हैं मुझे मार दो, जला दो, हमें 51 लाख रुपए देंगे। हमने उसे पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया। मेरी हत्या की साजिश थी, मैं बच गया। सांसद के इस बयान के बाद कई लोगों ने इसमें जो प्रतिक्रिया दी है, हालांकि राजनीतिक दल मात्र टूल पकड़ लिया है, लेकिन पुलिस अभी भी इस हमले के पीछे का असली मंशा या असली साजिश के आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं की है। वहीं पप्पू यादव के मीडिया कन्वीनर ने कहा घटना समय जो वहाँ मौजूद थे दावा किया हमलावर ने पहले उन पर चप्पल फेंका, फिर चाकू निकाल लिया। उनके मुताबिक समर्थकों ने हमलावर को पकड़ने की कोशिश की तो वो पप्पू यादव और हमलावर के बीच खड़े हो गए। इस दौरान उनकी बुरी पिटाई हुई, बेहोश हो गए। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस वहाँ पर मौके पर मौजूद थी, लेकिन वो दर्शक बनी रही। एक भी पुलिस या कर्मी या पुलिस वाला पप्पू यादव को बचाने के लिए नहीं आया। मीडिया कन्वीनर का यह आरोप है कि यहाँ का असली मकसद प्रयागराज पार्टू जैसी घटना को अंजाम दिया था। जब मीडिया स्नेह, सवाल प्रश्न ये है स्नेह कि देखिए सांसद का घर है, ऐसा तो नहीं है कि किसी आम आदमी का घर कोई भी घुस जा रहा है। ऐसे एक सांसद का घर है और वहां पर सुरक्षा कर्मी निश्चित तौर पर होंगे। पप्पू यादव के सुरक्षा कर्मियों ने क्या गेट पर चेक नहीं किया था कि कौन अंदर आ रहा है? और चाकू अगर सच में इस शख्स ने उसे एंट्री लेके उसने की है चाकू लेकर के, तो क्या उसे पकड़ा नहीं गया? क्या ये बड़ा सवाल है। कई सवाल इसमें अब उठेंगे, पप्पू यादव पर भी उठेंगे कि क्या ये कैसे युवक अंदर आ पाया, ये एंट्री कैसे लिया? और उसके बाद जब चाकू की बात कही जा रही है तो क्या चेक नहीं हुआ? वहां पर मेटल डिटेक्टर होता है सभी सांसदों के घर के बाहर। पप्पू यादव घर फिलहाल कीर्तिमान डिटेक्टर नहीं है। उनके मीडिया कन्वीनर ने कहा कि हमने पुलिस से बार बार शिकायत की, पप्पू यादव को धमकियां मिल रही है। अभी एक दिन पहले यूपी के किसी शख्स ने कहा पप्पू यादव को मारने वाले 51 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो ये तमाम घटनाओं के बाद भी पप्पू यादव के मीडिया कर्मी कहना है कि हमने दिल्ली पुलिस से शिकायत की, लेकिन एक दो पुलिसकर्मी वो भी घर के बाहर तैनात थे, उनके पास कोई नजदीकी सुरक्षा कर्मी तैनात था नहीं था। उन्होंने कहा कि 6 बार के सांसद को अगर इस घटना उनकी लापरवाही सुरक्षा में की जाएगी। दिल्ली पुलिस की घोर लापरवाही ने सीधा दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाया।
कि 6 बार के सांसद के घर पे इस तरह के इनपुट के बावजूद अगर सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है तो ये दिल्ली पुलिस की लापरवाही है। लापरवाही तो है, लेकिन जांच का प्रश्न है, जांच का विषय है ये कि आखिरकार ये शख्स पप्पू यादव के घर में एंट्री कैसे लिया और कैसे घुस आया है, और वो भी चाकू के साथ। बहुत शुक्रिया आपका सुनिए तमाम जानकारी साझा करने के लिए, बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। यूपी के अमरोहा के डिटौली कोतवाली क्षेत्र के कस्बा जोया में प्रेम प्रसंग के विवाद में 48 वर्षीय महिला की हत्या का मामला सामने आया है। टंकी मोहल्ले में रहने वाली शबा की कथित तौर पर उसके साथ रह रहे मेरठ निवासी नूरुद्दीन ने कहा सुनी के बाद गला दबाकर हत्या कर दी। घटना के बाद भागने की कोशिश कर रहे आरोपी को महिला की बेटी और दामाद ने पकड़ करके पुलिस के हवाले कर दिया। सूचना पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है आरोपी से। मामले की तलाश, मामले की जांच में जुटी हुई है। आरोपी की अन्य जानकारी जुटाने में पुलिस लगी हुई है। प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या की इस मामले में सुनिश्चित तरीके से, और गला दबाकर की प्रेमिका की हत्या के मामले में सनसनी इस वक्त है क्षेत्र में। आपसी कहासुनी के बाद प्रेमी ने प्रेमिका की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। इस मामले में यूपी के अमरोहा में देखिए किस तरह से हड़कंप मच गया। गला दबाकर की प्रेमिका की हत्या के बाद पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। पुलिस लगातार इस मामले में गहनता से सघनता से जांच करने में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा से सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पर आपसी कहासुनी में एक मामूली से विवाद में प्रेमी ने अपने प्रेमिका की गला दबाकर हत्या कर दी और मामले में जांच जारी है। ये थाना डिडौली क्षेत्र में चौकी जोया क्षेत्र का जो मामला है, यहाँ इकबाल नगर जो टंकी वाला मोहल्ला है, यहाँ पर एक शमा नाम की महिला जो मूलतः सहसपुर बिलारी जनपद मुरादाबाद की रहने वाली है और यहाँ एक किराए के मकान में अपने दामाद के साथ रह रही थी। इसकी जो बेटी है उसके द्वारा भी ये बताया गया है कि एक नूरुद्दीन नाम का व्यक्ति जो मूलतः मेरठ का रहने वाला है, वो इस शमा से परिचित था और इसके साथ ही यहाँ पर वो भी कुछ दिनों से यहाँ आके रह रहा था। आज अभी छत पर पहुंचे तो वहाँ पर नूरुद्दीन ने इस महिला की गला दबाकर हत्या कर दी, ऐसा आरोप है। यूपी के बहराइच से खबर है, जहां पर अपना दल अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल का बड़ा बयान आ गया है। बीजेपी संग मिलकर के विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अनुप्रिया पटेल कह रही हैं सीट बंटवारे की अभी बात बाकी है। 2027 चुनाव को लेकर के बहराइच का दौरा अनुप्रिया पटेल ने किया, जिसमें अनुप्रिया पटेल ने कहा कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुआ, इससे लोगों की भावनाएं भी आहत हुई हैं। चोरी करने वालों पर कार्रवाइयां जारी हैं। अनुप्रिया पटेल कह रही हैं कि संसद में चोरी पर हुए विरोध प्रदर्शन से भावनाएं आहत हुई हैं। पेपर लीक गंभीर समस्या है और इसे एक पार्टी से जोड़ करके न देखें। अनुप्रिया पटेल ने बयान दिया है। बहराइच के दौरे पर अनुप्रिया पटेल थी। उन्होंने कहा बीजेपी संग मिलकर के विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अनुप्रिया पटेल का ये बयान आ गया है कि देखिए लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं चोरी से और इस मामले में जांच जारी है और उत्तर प्रदेश की सरकार जो है संवेदनशीलता से जांच करने में जुटी हुई है। एसआईटी गठित की गई है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब नई एसआईटी गठित की गई है जो कि अब लगातार इस मामले में जांच कर रही है और बहुत जल्दी रिपोर्ट भी आएगी। पेपर लीक की समस्या एक बहुत ही गंभीर समस्या है। किसी एक सरकार, किसी एक राज्य, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से जोड़कर इसे नहीं देखा जा सकता। देश भर के युवा किसी भी राज्य में हो, किसी भी सरकार में हो, इस घटना से प्रभावित होंगे और इस पर हमारी सरकार की सोच ये थी कि जब इस विषय पर संसद में चर्चा हो, सभी राजनीतिक दल इस पर कुछ सकारात्मक सुझाव दें, लेकिन निराशा तब हुई जब राजनीतिक दलों ने आरोप प्रत्यारोप से ऊपर बढ़कर कोई बेहतरीन सुझाव देने की कोशिश नहीं की। कांवड़ यात्रा 2026 को सुरक्षित और शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए अमरोहा पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव ने जोया टूल स्थित कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया है और सीसीटीवी लाइव फीड के जरिए कांवड़ मार्गों, हाईवे और संवेदनशील स्थानों की निगरानी व्यवस्था देगी। एसपी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी संदिग्ध गतिविधियां या आपात स्थिति पर तुरंत कार्रवाई की जाए। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुगम यातायात और कानून व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता है। हम सबकी आधुनिक तकनीक और पुलिस बल के साथ कांवड़ यात्रा की लगातार निगरानी की जा रही है।
और खबर उत्तर प्रदेश के औरैया से। औरैया के ईरवा कटवा थाना क्षेत्र के पछोला गांव में खेल देखने के दौरान दो पक्षों के बीच का सुनी खूनी संघर्ष में बदल गई है। आरोप है कि एक पक्ष के लोग दूसरे पक्ष के घर में घुस गए और लाठी डंडों से जमकर मारपीट की गई। घटना में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि घटना के 3 दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस ने कोई भी प्रभावी कार्रवाई नहीं की। मामले की जांच जारी है। ये देखिए जरा, वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है और मारपीट का वीडियो इस वक्त प्रतिक्रियाओं का विषय बना हुआ। बढ़ेगा आगे यूपी के बहराइच से खबर है। बहराइच पुलिस की एसओजी टीम ने गुम हुए मोबाइल फोन बरामद करके बड़ी सफलता हासिल की है और टीम ने जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से खोए हुए 211 मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 58,25,300 रुपए बताई जा रही है। पुलिस मामले में लगातार छानबीन कर रही थी। पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक विश्वजीत श्रीवास्तव ने मोबाइल उनके असली मालिकों को सौंप दिए हैं। लंबे समय बाद अपना फोन वापस पाकर के लोगों के चेहरे खिल उठे। एसपी ने सराहनीय कार्य के लिए एसओजी टीम को पुरस्कृत करने की भी घोषणा की है। पुलिस की सर्विलांस टीम द्वारा CSIR पोर्टल पे जो लोग रिपोर्ट दर्ज करते हैं और जो अपना गुम हुआ मोबाइल के बारे में जानकारी उसमें दर्ज कराते हैं, उन मोबाइलों में से आज पिछले 1.5 महीने का प्रयास करके करीब 211 मोबाइल बरामद किए गए हैं और जिनकी कीमत करीब 60 लाख रुपए है। और यहाँ पर आज बहराइच पुलिस लाइन के प्रांगण में सभी लोगों को बुलाकर उनके फ़ोन उनको पहचान पत्र दे के सुपुर्द किए गए, जिससे लोगों में काफ़ी खुशी की लहर है। फ़ोन खो जाने पर बहुत उसमें पैसा उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना उससे भावनात्मक लगाव होता है। यूपी के आगरा के थाना एतमादपुर पुलिस ने अवैध असला निर्माण फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आगरा फिरोजाबाद बॉर्डर के छोटा सुरेरा जंगल में चल रही फैक्ट्री से पुलिस ने शुभम शर्मा, आदिल, राशिद हुसैन, आसिफ और प्रिंस नागवाड़ी को पकड़ा है। आरोपियों के कब्जे से तमंचे, पिस्टल, कारतूस और हथियार बनाने के उपकरण, गैस सिलेंडर, मोबाइल फोन और नकदी बरामद हुई है। पुलिस के अनुसार आरोपी आगरा, फिरोजाबाद और एटा समेत कई जिलों में अवैध हथियारों की सप्लाई करते थे। मामले में पूछताछ जारी है और पूरे नेटवर्क की जाँच की जा रही है। तो पुलिस इस मामले में लगातार जांच में जुटी हुई है। पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है। यूपी के आगरा में जंगल में चल रही थी अवैध फैक्ट्री। हमारे डीसीपी पश्चिमी महोदय के मार्गदर्शन में हम लोगों ने हमारी सर्विलांस एतमादपुर पुलिस और जसोजी सभी लोगों ने खुद वर्क किया है। ये असला बनाने की एक फैक्ट्री हम लोगों ने पकड़ी है, जो कि हमारा फिरोजाबाद और हमारे एतमादपुर के बॉर्डर पे सुरहरा गांव है, वहां से जंगलों से पकड़ा गया है इनको। ये लोग बेसिकली ऑर्डर पर, जो भी ऑर्डर मिलता है उसके आधार पर ये लोग बनाते थे, तैयार करते थे और आगरा और फिरोजाबाद आसपास में सप्लाई करते थे। इसमें जो 2 मेन कारीगर हैं, राशिद और उनका बेटा, दोनों मेन बनाने वाले कारीगर हैं। बाकी शुभम और प्रिंस जो है लेने पहुंचा था और ये लोग आगरा और आसपास के जगहों में सब सप्लाई करते हैं। और चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी, देखते रहिए भारत अपडेट।